बांग्लादेश और इंडिया की। शेख हसीना पे मुसलसल जो है वो एक डेडलॉक जो है वो वहां पर जाकर हो गया है। आप लोग वापस क्यों नहीं कर देते शेख हसीना को? मतलब उनको कहेंगे भाई अपनी कंट्री में जाओ या जहां जाना है जाओ। यहाँ हमारे रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं बांग्लादेश से? बांग्लादेश से ऐसा कौन सा रिलेशन है जो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है? रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है भारतवर्ष को। मुझे नहीं लगता कि, देखिए आप ये सोचिए आरजू जी, एक तो मैं लॉ की बात करूंगा नहीं यहाँ पे कि इंटरनेशनल लॉ में लॉ ऑफ असाइलम क्या कहता है, आई विल नॉट गो देयर। हम्म। लेट मी टेल यू वेरी सिंपली, क्या ये सच नहीं है कि उनके पिताजी को मारा गया, आर्मी के द्वारा मारा गया? क्या ये सच नहीं है उनकी पूरे खानदान को मारा गया? क्या ये सच नहीं है कि ये जो थी वो एग्जाइल में थी? तो एक, जिसे कह लीजिए कि रेशनल फियर है कि भाई हमारी जो यहाँ पे आई हुई हैं हसीना बेगम, हसीना क्या तो नाम है, मैं भूल रहा हूँ। शेख हसीना। तो शेख हसीना मैडम, तो शेख हसीना जी आई हुई हैं, तो अब ये क्यों नहीं भूल जाते? ऐसा कौन सा पाप कर दिया है उन्होंने भाई? ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? अब सबको पता था कि वो स्टूडेंट लेड मूवमेंट था, वो कोई गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए नहीं कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर बिछाने के लिए कर रही थी, अरे बचाने के लिए कर रही थी। जय श्री कृष्णा बंधु। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था आरजू जी कि ऐसा क्या किया है शेख हसीना जी ने, क्या कर दिया है ऐसा कि उनके जान के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग? क्या उनको वो फेयर ट्रायल मिलेगा वहां पे? क्या वो एक महिला नहीं है? आपने वो फोटो नहीं देखी, मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा था पर आपने बुलवा दिया। उनके जो बेचारी अंडर गारमेंट्स थी उनको ये लोग लहरा रहे थे, क्या हाल करेंगे अगर हमने उनको भेज दिया तो? ये तो बेचारे हिंदुओं को वहां पे मार मार के इन्होंने वो खत्म कर दिया। आरजू जी ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको ही इतना है तो एक महिला प्रधानमंत्री है ना, अपने भारत का ही तो पार्ट था एक समय, 1947 से पहले भारत का ही पार्ट था ना बांग्लादेश। हम्म। और क्या बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश का जो एक डिवीजन वाला अंग नहीं है? वो भी तो बंगालीज हैं। तो देखिए ये बहुत गलत डिमांड है कि हमें शेख हसीना दे दो। वो एक महिला है और भारत की शरण में, मुझे नहीं पता आपको क्या किस्से और कहानियां सुनाए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई एक महिला हमारी शरण में है तो हम उसको अपने, ये संबंध अगर नहीं बनते हैं तो ना बने, लेकिन हम एक महिला के जीवन को बलिदान करके बांग्लादेश से अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे। बात सिंपल एज दैट। उनको लेकिन सर केसेस है ना, सर केसेस, सर आपसे बेहतर कौन जानता है? अगर केसेस होंगे उनके ऊपर तो वो केसेस तो उनको फेस करने होंगे, अब चाहे वो इमरान खान स्टूडेंट्स के का ऊपर था या केसेस नहीं, एक मिनट आरजू मैडम, इमरान खान के ऊपर केसेस फेयर केसेस हैं? ये नहीं। पॉलिटिकल मगर केसेस होते हैं मैडम। आपको लॉ ऑफ असाइलम नहीं पता है? लॉ ऑफ असाइलम में पॉलिटिकल केसेस हैं ये। क्या, एक मिनट आप समझिए लॉ ऑफ क्राइम को। लॉ ऑफ क्राइम में नॉर्मली क्या होता है कि आपकी मेरे से दुश्मनी हो गई, तो आपने मुझे मार डाला या मेरा कुछ नुकसान किया, आप मुझे जानती हैं, ठीक है ना? तो आपका एक मोटिव होता है मुझे कुछ नुकसान करने का, जो भी मोटिव हो, या मेरा कोई मोटिव हो सकता है आपको नुकसान करने का। लेकिन क्या आरोप है शेख हसीना जी पे कि उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट के ऊपर जो है वो शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था? वो लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए किया था या उनकी कोई पर्सनल शत्रुता थी? वो तो इलेक्शन जीत के आई थी। तो देखिए वहां फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। और भारतवर्ष ने ये बात बांग्लादेश को बार बार कह दी है डिप्लोमेटिकली स्नब करके कि हम नहीं देंगे, बिना कुछ बोले ही उनको बहुत कुछ बोल दिया गया है। अब अगर उनको नहीं समझना है तो बांग्लादेश तो आपके कहने पे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आप बताइए आरजू मैडम, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या शेख हसीना को फेयर ट्रायल मिलेगा वहां पे? आपको सर लगता अब है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल उनकी कंट्री जो है अगर उनको उनकी क्या गवर्नमेंट उनके डिमांड पिताजी कर को, रही मैं है फिर तो। पूछ रहा हूं, क्या उनके पिताजी को नहीं मारा गया जो कि लीडर थे, बंग बंधु थे, लीडर थे? उनको जो है मतलब एक समय मास लीडर कहा गया, वो प्रधानमंत्री बने, 1 साल के अंदर मार दिए गए। तो उनका इतिहास है मैडम। आप लोग तो कॉन्टेक्स्ट, इतिहास, कंटिन्यूटी और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, आप भूल जाएंगी। तो सर फिर क्या किया जाए? इसका क्या हाल है? बस ये कि वो यहाँ इंडिया में रहती रहे और आपका जो है वो बांग्लादेश आपसे रिक्वेस्ट करता रहे जी भेज दें भेज दें भेज दें। एक तरफ आप लोग उनके प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश के भारत भी इनवाइट करना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ये चीज जो है ये बीच में आ रही है आप लोगों की। तो मैसेज तो उनको चला गया है। अगर ये चीज बीच में आ रही है तो मैसेज उनको चला गया। वो तो आपके कहने पे क्रिकेट भी नहीं खेलने लगे थे, आप ही के कहने पे क्रिकेट छोड़ दिए थे ना, नहीं खेलेंगे। उनको भी उस समय भी साइड हटा दिया गया था।
पूरी हमने कब कहा कि क्रिकेट ना खेले सर? पता नहीं हम कौन कौन से एलिगेशन हमारे सर पे लगाते रहते हैं। पानी पीजिए। ठीक है। देखिए ऐसा है आरजू जी, पाकिस्तान के कहने पे बांग्लादेश ने इंडिया को फंसाने की कोशिश की क्रिकेट में, और क्या हुआ, आईसीसी से निकाल के फेंक दिए गए। बहुत ज्यादा चाइना के गोद में जाके बैठने का मन है, जाके बैठ जाए, पता चल जाएगा क्या हश्र होता है। जो ये जितना अभी आंखें तरेड़ रहे हैं ना, चूंकि भारतवर्ष जो है वो बड़े भाई की तरह चूंकि अपना सिविलाइजेशन का हिस्सा मानता है, इसलिए कुछ नहीं बोलता। लेकिन जरा चाइना को करके दिखाएं ना, उन्होंने इनकी तबीयत हरी करा दी ना, सब कुछ ले ला के, तब इनको समझ में आएगा। तो आरजू जी मैं फिर कह रहा हूँ, ये अगर ये अपने संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ शेख हसीना जी के एक्स्ट्राडिशन पे, तो भारत सरकार ने तो साफ कर दिया ना। अब क्या चाहिए इनको? यूनुस हाथ जोड़ते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, धमकी देते रह गए। उन्होंने जाके बोल दिया कि हम तो सातों सिस्टर को तोड़ देंगे भारतवर्ष के, सब करके देख लिया, हमने नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी हैं ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनको आप हल्के में लेने का प्रयास न करें। मोदी जी ने जब उनको अपनी बहन कह दिया तो फिर उनको अपनी बहन कह दिया। अब वो जब आ गई हमारे यहाँ तो आ गई, वरना वो बांग्लादेश के जो आर्मी ने उनको क्यों भागने दिया था? तो बहन ने कुछ भाई से सीखा नहीं? अभी आपके अभी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था तो कोई गोली नहीं चली, किसी की जान नहीं गई, तो बहन जी ने कुछ सीखा नहीं है भाई से कि वहां पे उन्होंने गोली चलवा दी थी स्टूडेंट्स पे? भाई ऐसा है कि बांग्लादेश और भारतवर्ष दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना? वहाँ पे कोई फ्रीडम या फ्री सोसाइटी नहीं है। उन्होंने जो चलवाया था उनके आर्म फोर्सेस के कहने के ऊपर चलाया गया था, और वो जो स्पॉन्सर्ड था पूरा का पूरा जो मूवमेंट था, भारत में जो मूवमेंट हुआ उसको भारत सरकार ने अपने तरीके से डील किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं डेमोक्रेसी का नाम यूज़ करके, वो अपना काम करती रहती हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मच बेटर एंड स्मार्टर देन देम। अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए। और वो जो लोग ये सोचते हैं कि भारतवर्ष में इस तरीके का पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ला देंगे, मैं उनको लिख के दे रहा हूँ कि नहीं ला पाएंगे। आप अपनी पूरे पिछवाड़े का जोर लगा लीजिए, पिछवाड़े मतलब आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनका भी जोर लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। सर उसका मतलब कुछ और होता है जो आप बोल रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ यही होता है। नहीं, आप क्या भी वही होता है जो आप बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं पता नहीं। आज आप हम पानी पी लेंगे आरजू जी, हम फिर बता रहे हैं आपसे। हाँ, अजीब बात है। लेकिन सर बहरहाल इस वक्त आप वैसे तो आप कहते हैं कि जी मोदी जी दूसरों के फड्डे में पड़ते नहीं है। अगर उन्होंने वो ईरान और अमेरिका के टाइम पर भी उन्होंने बात नहीं की जी दूसरों का झगड़ा है हम किस लिए बोले, तो फिर ये बांग्लादेश के लिए इतना क्यों प्यार उमड़ रहा है? वो भी मतलब उनके लिए, शेख हसीना के लिए, इसलिए कि वो हमेशा भारत के साथ साथ देती रही, इस वजह से, या कोई और रीजन है? और ना मोदी जी तो दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ते, तो ये दूसरों का झगड़ा है ना जिसके लिए आपने ये मोदी जी की बात नहीं है, भारतवर्ष की बात है। आप मोदी जी को भारतवर्ष से यहाँ अलग नहीं कर सकती, वो यहाँ पे है। मैं क्या कह रहा हूँ आरजू जी कि बांग्लादेश भारत ने बनाया था, भारत के। हमने ईरान में आज तक कोई जो है इंटरवेंशन नहीं किया। धन्यवाद, जापान की सेना ने भी राखी भेजी है। जी जी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जो उनकी प्रधानमंत्री है, मैं उनको क्या आपको ये कहना चाह रहा हूँ आरजू जी कि बांग्लादेश के बनाने में हमारा हाथ था। हाँ, वो तो बन गया ना, इसलिए आपका हाथ था। ना बना होता तो आप कहते हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। हाँ, नहीं था तो हम नहीं करते। हम दूसरों का क्रेडिट क्यों लेने जाए? जब हमारा आया, हम उस समाज को समझते हैं, उस समाज को हम आप ये मान रहे हैं जो पाकिस्तान बार बार कहता है कि आपने पाकिस्तान तोड़ा, इस बात को आप मान रहे हैं? हालांकि वो गलती हमारी अपनी थी कि हमने बांग्लादेश के लोगों के साथ गलत किया था, तो इसलिए बांग्लादेश बना है। उसमें आपका इतना रोल नहीं था जितना कि हमारी पाकिस्तान की अपनी गलती थी। लेकिन आप बार बार कह के सारा ब्लेम अपने सर पे ले लेते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है आप लोगों की। नहीं, मैंने कहा कि हमारा हाथ था, इसका ये मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि हमने करवाया था। हमारा हाथ था मतलब आप लोगों ने अपने जो जनता के ऊपर जिस तरीके का जेनोसाइड शुरू किया था, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
हमने कभी डिनाई नहीं किया, हमने कभी कोई क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन नहीं किया। हर कोई जानता है कि मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी। मुक्ति वाहिनी को बनाने का पर्पज ही यही था कि भारत खुद से इंटरवेंशन ना करे, बल्कि जो वहां के लोग हैं वो अपने आर्मी से खुद ही लड़ सके। चलिए, भारत ने इंटरवेंशन करवा दिया मिलिट्री, लेकिन अगर वहां की जनता नहीं चाहती तो भारत की आर्मी को वहां से भागना पड़ता, जैसे अफगानिस्तान में से अमेरिका के आदमी को भागना पड़ा। मगर क्यों भारत की आर्मी का स्वागत किया गया, और क्यों जब कॉल दिया गया मुजीबुर रहमान जी के द्वारा कि जय बांग्ला और हम आज से बांग्लादेश को अलग वो करते तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान की गलतियां थी, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की गलती बांग्लादेश नहीं के थी। लोगों नहीं के साथ आरती, गलत किया था। पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी। बांग्लादेश वॉज इनएविटेबल। टू नेशन थ्योरी एक फॉल्स थ्योरी है, इसका कोई बेसिस नहीं है। ये पॉलिटिकल ग्लू नहीं हो सकता समाज को जिसमें कि बहुत सारी प्लूरलिटी है उनको साथ रखने का। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान वॉज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, उसका टूटना तय था। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके जो सबसे प्रिय लोग हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो बोल दिए थे कि नहीं बन पाओगे, तुम टूट जाओगे, क्योंकि तुम जिस इस्लामिक कौम के नाम पे जा रहे हो उस कौम में कोई एकता नहीं है। तो सर पाकिस्तान आर्टिफिशियल तरीके से बना था, पाकिस्तान टूट गया, तो टूटा तो भारत भी था सर। जो पाकिस्तान बना तो क्या भारत भी आर्टिफिशियल था कि पाकिस्तान बन गया टूटकर? पाकिस्तान, भारत टूटा नहीं, भारत डिवाइड हुआ। हमने स्वेच्छा से उसको अपनाया था कि हमारे ही लोग हैं। हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सेप्ट किया था। हमने कोई मिलिट्री मूवमेंट नहीं चला दी। कितनी मार काट हुई सर 1947 में, जो लोग उधर से उधर गए, कितने लोगों की जाने गई, कितनी मार काट हुई सर। अगर बड़े खुशी खुशी हुआ होता तो लोग आराम से आते जाते इधर से उधर, ऐसा तो नहीं हुआ था। अब फिर अब आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप रिलीजन आते हो। जब इससे इस्लाम आया इस खित्ते में हुआ क्या है मारकाट के अलावा? कौन लेके आए? साइंस लेके आए हैं या फिजिक्स लेके आए हैं, केमिस्ट्री लेके आए, क्या लेके आए हैं? 1947 में तो सिखों ने भी मारा था, और तो उनको भी आप कहेंगे कि वो भी मुसलमानों ने कहा था कि काट दो। अरे भाई आरजू जी, तो क्या सिखों और पारसियों के बीच में क्यों नहीं लड़ाई हुआ? सिखों और जैनों के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुआ? सिखों और हिंदुओं के बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुआ? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। सर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, तो मुस्लिम इधर आ रहे थे ना। तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान क्यों बना? हमने मान लिया ना, हमारे लोग थे। आपने कहा भारत टूटा नहीं, विभाजन और टूटना अलग होता है। हम एक घर में स्वेच्छा से हो जाए कि ठीक है भाई हम भाई हैं, तुम नहीं रह सकते हमारे साथ, तो भाई डॉक्ट्रिन में लिखा है कि भाई तुम अलग हो और तब हो, तो जाओ भाई खुश रहो तुम। टूटना अलग चीज होता है। आप बने भी आर्टिफिशियल तरीके से थे। हम हजारों साल तो में सर बांग्लादेश भी तो टूटा ही ना, नहीं रह पा रहे थे वो हमारी गलती की वजह से। इस तरह पाकिस्तान की गलती की वजह से मैं मानती हूँ, तो वो भी टूट के अलग हो गए। तो फिर इसमें आप दोनों टूटे, में अरे भाई आपको विभाजन और टूटने में अंतर नहीं दिख रहा है, कंसेंट और अनकंसेंट में आपको अंतर नहीं दिख रहा। भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, या भारत की सेना ने वहां के मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया था? नहीं हुआ था ऐसा कुछ ना। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन में प्राइवेट पर्सन ने रॉयट्स हुए थे। तो आप इसको अगर नहीं समझ पा रही हैं आरजू जी, तो मैं बड़ा मुश्किल है मेरा समझाना। बांग्लादेश में आपकी गवर्नमेंट जो है, आपकी गवर्नमेंट ने आर्मी को भेजा क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान को पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बंगाली पंजाबी के ऊपर रूल करे। क्या भारत में ये था? भारत में आपका, चूंकि आपकी दिक्कत ये है कि आपने ये कह दिया कि हम मुसलमान हैं, हम नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ, तो आपने डिवीजन लिया, हिंदू मान गए उसको। खैर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी सर, वो भी कुछ पॉलिटिक्स ही खेली गई थी, जो कहा गया कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। सालों से रह रहे थे सर, कई 100 सालों से रह रहे थे। नहीं, ये झूठ है। अचानक से लगा के नहीं रह सकते। हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रहा, ये झूठ है। मुसलमान जब तक यहाँ पे आतंक बचाता रहा, जब तक वो रूल के थ्रू पावर में रहा, उसने भारत की सारी जिसे कल आइडेंटिटी को बर्बाद करने का काम किया। भाई आपने रिलीजन के नाम पे सिखों के गुरुओं की गर्दनें काटी हैं, चंबाजी महाराज की चमड़ी छील दी थी। भाई अब कैसी बातें कर रही हैं? मैं कब भारत में मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ रहा? वो बाहर से आया, उसने यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई जो उनकी समझ में नहीं आई, अब वो बन गए हैं मुसलमान। अब वो अरबों से ज्यादा, आप ऐसे सोचिए, मुझे बोलने दीजिए, यूएई और इजराइल एक साथ हो गए हैं, ठीक है ना? मक्का पैक्ट जो हुआ है, हाँ। मक्का पैक्ट में आपके कौन कौन है? तुर्की है, पाकिस्तान है और सऊदी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पैक्ट हुआ है, जो जापान, भारतवर्ष, यूएई और इजराइल ने मिलकर किया है, डिफेंस कोऑपरेशन का, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का, सारे डेवलप, उसमें यूएई कैसे बैठ गया?
आप मेरी बात समझ रही है ना? यूएई और इजराइल एक साथ बैठे हुए हैं, हनूद, यहूद और मोमिन तीनों साथ बैठ गए वहां। तो ये जो आपके यहाँ के लोग हैं ना, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, एक अरब को वो मुसलमान समझते आप हैं, वो दोबारा से बताइए, हनूद और अब क्या क्या बोले थे, फिर से बोलिए, बड़ा मजा है। हनूद, यहूद और मोमिन। तो आप समझ नहीं है। तो अब तो ये गजब क्या वो हो गया कि हनूद, यहूद, मोमिन ही मिल गए, अल्लाह भगवान और यहोवा मिल गया, खेम ही खत्म हो गया, उधर सिर्फ अल्लाह है। भाई देखिए, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। ये जो पैक्ट है वो ये साबित करता है कि इस्लाम एक कौम नहीं है, एंड ऑफ द मैटर, एक उम्मा नहीं है, क्योंकि एक उम्मा में सारे मक्का पैक्ट में जाते हैं, और यहां पे मक्का पैक्ट छोड़िए, यूएई बैठा हुआ है इंडिया और इजराइल के साथ, आपका हरफी दुश्मन। तो इसने ये प्रूफ कर दिया कि इस्लाम एक उम्मा नहीं है, एंड ऑफ द मैटर। अब इसके लिए आदमी जो करता है, अब आपकी बात पे वापस हाँ, आते हैं। तो हर एक की चॉइस है ना, हर एक की अपनी चॉइस है कि अरे वो भाई, क्या कर उम्मा रहा में है। चॉइस है, उम्मा में हाँ चॉइस होती है। हाँ हाँ, उम्मा में चॉइस है, जिसको जिससे बात करनी करे, ऐसा थोड़ी कि किसी ने पाबंद कर रखा ऐसा है। है। अच्छा अच्छा, आप उधर से आ रही हैं, एक्यूट एंगल बन करके आ रही हैं आप, ठीक है, ओके ओके, हम समझ गए। सब चॉइस है तो बात नहीं करता। देखिए आरजू जी, मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं बहुत सम्मान करता हूँ जो यूएई के किंग हैं, और इवन मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत समर्थन करता हूँ उनका। बड़े अच्छे आदमी हैं वो, मुझे पता है कि ही इज़ अ विजनरी मैन। ठीक है ना, अभी मजबूरियां हैं कुछ, और उस मजबूरी में उनको कुछ करना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि वो उनकी जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा ना बेचारे। मैंने कोई एक भगवान। वीडियो देखी थी सर, उनकी, मोहम्मद बिन सलमान की, और वो पता नहीं किसी इवेंट में थे, वही शायद सऊदीया में आई थिंक थे कहीं, और वहां पे किसी बच्चे ने कह दिया था उनको कि कोई गाड़ी, बहुत कोई महंगी गाड़ी का किसी बच्चे ने कहा कि उसको पसंद है, छोटा मतलब 8-10 साल का बच्चा था। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि इसको ये गाड़ी ले दो ना। अब मैं सोच रही हूँ मुझे कहीं एमबीएस मिल जाए तो मैं भी एक गाड़ी मांग। वेरी गुड। एमबीएस इसीलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है कि वो मिल गया तो इतनी गाड़ियां देनी पड़ेगी एमबीएस को, एमबीएस वापस जो है वो किसी से मांग के जाएंगे कि सारी यही बांट दी हमने। तो मैंने भी एमबीएस को जिधर दिख गए ना, पाकिस्तान जब भी आएंगे, आएंगे जरूर एक दिन, और जिस राज दिन आ सागर गए जी ना। ने बड़ा अच्छा, राज सागर जी का कमेंट लेना बनता है, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने, कह रहे नो हाँ, अभिषेक सर, इट्स यहूद, हनूद और महमूद। गुड वन राज सागर जी, आई लाइक इट। क्योंकि आप आपने बड़े अच्छा मजे से choice। बोले थे। किधर है इनका, मुझे तो इनका कमेंट ही नजर राज नहीं आ रहा। सागर 3673 करके बड़ा अच्छा इन्होंने कमेंट दिया कि इस यहूद, हनूद और महमूद। हाँ, तो मैं तो इसीलिए सर एमबीएस का इंतजार कर रही हूँ, जिस दिन आ गए मैंने, No, जहाँ पे उन्होंने ठहरना है, MBS is a आसपास ही wonderful रहना है। man. MBS is a wonderful man. लेकिन वो MBS कर कुछ नहीं सके, उन्होंने कोशिश की थी कि वो इजराइल अरे के तो वो साथ भगवान ट्रेड कर थोड़े ले, हैं यार, इजराइल के इतनी साथ, तो बीच में ईरान ही आया था, तो ईरान उस वक्त भी मैंने जो सुना था वो यही कि ईरान ने नहीं होने दिया। अरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है मैम, इतना आसान नहीं है, आप समझें तो चीज़ों को। दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मोहम्मद बिन सलमान को बहुत टफेस्ट रीजन में जाकर के, आज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि पैलेस्टाइन के जो 1936-30 में जो वो थे ना ग्रैंड मुफ्ती, उन्होंने जाकर के पैलेस्तीनियों को नाजिज्म ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि वो यहूदियों के अगेंस्ट में थे। देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आरजू जी कि आपको ये सब बातें समझनी पड़ेंगी कि ये जो बांग्लादेश है, अगर हम आपकी बात पे वापस आएँ, उनकी ये जिद कि हम हैंडओवर कर दें शेख हसीना जी को, और भारत ने उनको बार बार ये कह दिया, अगर भारत ने आपके प्राइम मिनिस्टर की विजिट को कम वैल्यू दिया और शेख हसीना मैडम के ऊपर ज्यादा वैल्यू दिया, आपको मैसेज क्लियर है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपकी गलती है। आप बहुत चाइना के गोद में जाके बैठने का शौक है, एक बार बैठ लो, एक बार बैठ लो, बड़े आनंद से समझ में आ जाए पहले, तो फिर बात होगी। ये धमकी छमकी से कुछ नहीं होता। और चाइना और इससे देखिए डर के कोई रहेगा ना आरजू जी। भारत को अपनी तैयारी करनी है, अपनी मेहनत करनी है, भारत के युवाओं को अपनी मेहनत करनी है, भारत के युवाओं को, भारत में अगर भारत एक सच्चा आइडिया है तो भारत को किसी से डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सदियों रहा है दुश्मन हमारा और हम अभी भी टिके हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारी थ्योरियां आई, यूरोप के सुरमा आके चले गए, लोग कहते ना कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, वो दुनिया के 1 नंबर के मूर्ख हैं।
अगर दुनिया में कोई ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है तो उसका नाम है भारतवर्ष। चूंकि अफगानिस्तान एक बुद्धिस्ट कंट्री था, वो इस्लामिक हो गया, लेकिन भारत न इस्लामिक बना न तो यूरोपियन क्रिश्चियनाइज हुआ। भारतवर्ष इज द ग्रेवयार्ड ऑफ, जिसे कह लीजिए, ऑल एम्पायर्स एंड आइडियोलॉजीज। भारत की आइडियोलॉजी, इसीलिए भारत की इसमें इतना दम है ना, ये जोर लगा के देख ले, ये नहीं तोड़ सकते। 242 लोग सर आपको सुन रहे हैं आपके चैनल पे सर, 242 लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं आपके चैनल पे। क्या करें, 24 कर दे उनको, क्या आप करें सर? कोई ढंग की बात कर ले, 242 लोग बात नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो कम्युनिस्टों और इन लोगों ने ये सब थ्योरी दे दी है ना कि भैया अफगानिस्तान इज अ ग्रेव, वो बेवकूफ है। अफगानिस्तान ने तो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी, जो वो थे बुद्धिस्ट थे, उन्होंने वो बदल गए, हार गए वो। हमने नहीं छोड़ी। हम आज भी बुद्धा के स्तूपा के आगे जाकर के सर झुकाते और गर्व से झुकाते रहेंगे, और आज भी प्रभु श्री राम की मंदिर बना करके हम बैठे हुए। वी आर द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, इतना याद रखिएगा। और मैं ये क्या कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि हम अरबों को उतना ही सम्मान देते हैं जितना सम्मान हम तुर्कों को देते हैं। हम किसी से लड़ने नहीं जाते सर, हम भी अरबों को भी देते हैं, तुर्कों को भी देते हैं सम्मान। हम तो कहते हैं हम अरब और तुर्क की औलाद हैं। आप सम्मान देने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आप तो वो है, गुलाम है। आप गुलाम है भाई, आपकी कोई औकात नहीं है। क्षमा कीजिएगा, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ऐसा नहीं है सर, हमने ईरान और अमेरिका की वॉर रुकवा दी सर। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, क्या समझ रखा है आपने? अच्छा, मैं तो मान लीजिए मूर्ख हूं। क्या ये बात आपके उन्होंने नहीं कही थी, डिफेंस मिनिस्टर ने, कि अमेरिका यूज्ड अस लाइक अ टिश्यू पेपर? सर, आप तो बहुत हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बात को मानते हैं। वो तो और भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। वो और भी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। बात को मान लें। वो भारत के अगेंस्ट और वो कई दूसरी कंट्री के अगेंस्ट भी बोलते हैं, क्या वो भी मान जाएंगे आप? लेकिन तो यहाँ वो ठीक ही कह रहे थे सर, ठीक है, टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया वो बोल रहे थे, लेकिन वो उनकी बात को सर मत लें इतना सीरियस। कर वो बोल तो ठीक ही रहते, लेकिन उसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि पाकिस्तान की कोई रेलिवेंस नहीं है? सर है ना, पाकिस्तान की कोई रिलेवेंस नहीं है आरजू जी। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मक्का पैक्ट, ये पैक्ट, वो पैक्ट करता रहता है। उसके अलावा उसकी कोई वो वैल्यू नहीं है आरजू जी, ये जान लीजिए। पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू का नाम है, वो न्यूसेंस करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी वैल्यू मतलब समाज में बनाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव होकर के बनाए ना। वो तो दुनिया में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी मैंने आपको इटली वाला एग्जाम्पल दे दिया। समाज डरा हुआ है, विश्व आपसे डरा हुआ है। आपने मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, स्ट्रेटेजिक वॉर। वो वॉर की डॉक्ट्रिन से प्रभावित है, और वॉर के अलावा कोई उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। एंड सो बी इट, जैसा उनको समझ में आ रहा है वो उनको लगे जी। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है सर। बहरहाल हाँ, वॉर के लिए जाहिर है जब मजबूरी होती है तो फिर कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये कि मैं तो फिर यही कहती हूँ कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए। जो भी इश्यूज हैं वो डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। और शेख हसीना को भी अगर उनकी कंट्री बुला, एक मिनट में मुझे भी लग रहा था कि डोर बेल हुई है। डॉक्टर साहब ने कुछ खाने को मंगाया होगा, उनके घर सिर्फ फूड राइडर आते हैं और वो कभी कुछ पूरा दिन कुछ मंगाते रहते हैं और खाते रहते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, मैं तो वॉक भी कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप 4 लोगों का खाना खा लेंगे और उसके बाद आप जाकर जो है वो 15 मिनट वॉक करेंगे तो उससे थोड़ी कुछ होता है। लेकिन डॉक्टर साहब को कौन समझाए? आप ही लोग कुछ समझाइए डॉक्टर साहब को कि ऐसा ना किया करें। चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब को? मैं कह रही हूँ डॉक्टर साहब अभी 4 लोग का खाना खाएंगे और फिर 15 मिनट वॉक के बाद कहेंगे मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। या आई मीन मेरा पेट, मैं इस समय अपना वो अच्छा तो नहीं कर रहा हूँ सेहत के साथ। मैं तो वॉक भी नहीं कर रहा हूँ, बट आई हैव टू स्टार्ट अगेन गोइंग टू जिम। तो अभी आपने कुछ खाने को मंगाया अभी आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले ही कह रही थी ऑडियंस को, मैंने कहा कुछ खाने के लिए आया होगा डॉक्टर साहब। आप तो मेरी सारी बातें आपने पब्लिक में रख दी। आप तो बात ही हम नहीं कर पा रहे भाई। सब चीज लोगों को पता होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, आपके थ्रू सब पता है। नहीं, अभी हम खाना काम कर लिया है। खाना जो है वो आपने मंगाया है ना, तो उसमें छुपाने की क्या बात है? अरे तो इसमें बताने की क्या बात है? ये भी हो सकता था कि डॉक्टर साहब गए, कोई दरवाजे पे आया, डॉक्टर साहब खाने गए हैं, 600 आदमी का खाना एक साथ खा जा रहे हैं, मोटे होकर के गुब्बारे होते जा रहे हैं। ये सब की क्या जरूरत है भाई? हेलो, पूरा आपने कमेंट्री दे डाला, दर्शकों से दर्शक समझाए मुझे उसमें से यार बताइए। हाँ, मैंने कहा आपको समझाएंगे, आप कम खाया करें और वॉक ज्यादा किया करें।
तो हो सकता है वो आपके धनंजय साथ आपको डवांकर जी कह रहे हैं समझ- चावल पक गया। अरे भैया चावल नहीं पके, आज हमने बनाया नहीं, बहुत दिन से बना रहे हो यार, मजे ले रहे हैं लोग हमारे, मैं बता रहा हूँ आपसे यार। आरजू जी, लोगों ने मजे लेकिन मैं लेने यहाँ शुरू ये कर दिए। जरूर कहूंगी डॉक्टर साहब से कि प्लीज टाइम निकाल लिया करें आप शो के लिए। बड़ी मुश्किल से आजकल डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, डॉक्टर साहब के पीछे नहीं पीछे नहीं आरजू पढ़ना जी, आपके शो के लिए हमेशा हम हैं, और आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं, सो इट्स नेवर नेवर नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। आप अपना जो है डिनर है उसको एंजॉय करें, और आई होप कि कल हम फिर इसी वक्त मिलेंगे। तो कल तक के लिए थैंक यू सर कि आपने ज्वाइन किया। तमाम लोग जो आज आए देखा सुना कमेंट किया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत